सो व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका। वेलकम टू ग्रास्प इजीली। आज का टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है मोशन। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये मोशन जो है ये फिजिक्स का चैप्टर है। क्लास 9 की फिजिक्स इसी चैप्टर से शुरू होती है। वैसे तो बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 8 है, बट क्योंकि हम इसको फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है विच डील्स विद नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये र्यूमर है कि फिजिक्स टफ होती है, बट फिजिक्स टफ नहीं होती है अगर आप इसको ढंग से समझेंगे। देखो, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स ही होते हैं फिजिक्स में। थ्योरी पार्ट कम होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर इन दोनों चीज़ों को फोकस कर लेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। 9th की फिजिक्स, अगर आपका जो ये 9th जो फिजिक्स है ये फाउंडेशन होता है फिजिक्स का। जो 11th में फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है 9th की फिजिक्स से। तो 9th की फिजिक्स समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, 9th क्लास से क्या हो जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये डोमिनेंट हो जाते हैं। पहले भी आप पढ़ रहे थे फिजिक्स, लेकिन आपको खुद नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है या कौन सा बायो का है। बट अब 9th में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डोमिनेंट हो जाता है और डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को। तो हम भी उसी तरह से पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है मोशन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन के जो कंटेंट्स हैं, पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज यस द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है वो समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है। पूरी चैप्टर पढ़ लोगे, मोशन क्या होता है वही नहीं पता तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है, फिर रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ये बुक का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी इसको हम समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फिर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे। शुरू करते हैं मोशन की डेफिनेशन से। तो पहली बात तो मोशन होता क्या है। अगर मान लो आप एक कार देख रहे हो 12 बजे, यहाँ पे मैंने बना के रखा है पहले से, ठीक है, ओके। आप एक कार देख रहे हो 12 बजे और 10 पे आप ये देख रहे हो कि उस कार ने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर ली है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार मोशन में आ चुकी है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो चुका है? इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा। ये कार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब 10 मिनट में इसने इस पोजीशन से इस पोजीशन में अपना जो कार है वो मूव कर लिया है, तो ये कार मोशन में होगी। कैसे बता दिया हमने कि इसने मूव किया? हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है इसको हमने शॉप माना हुआ है। मान लो ये एक शॉप है, ठीक है। ये शॉप के लेफ्ट में था, थोड़ा दूर था शॉप से, मोशन हुआ तो ये शॉप के राइट में आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि इस शॉप के हेल्प से हमने ये समझ लिया कि इस कार ने मूव किया है। तो शॉप को हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, एक रेफरेंस लिया, उसकी हेल्प से हमने ये समझा कि कार ने मूव किया है ना। अब देखते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट उसी का ऑपोजिट होता है मोशन का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में होगा। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन सेम ही रह रही है पूरे टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। फॉर एग्जाम्पल 12:10 पे आपने पहली बार देखा, मान लो आपने 12 बजे देखा ही नहीं उसको। इसके लिए समझते हैं, 12:10 पे आपने एक कार को देखा। हो सकता है वो कार पहले से मूव करके आ रही हो, लेकिन जब आपने देखा तब तो आपने यही देखा ना, यही नोटिस किया कि वो कार रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही थी जब आप देख रहे थे उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि 12:10 पे मान लो अगर आपने देखना शुरू किया तो वो कार रेस्ट पे थी, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन जब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था मोशन का, जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो हमने ये देखा था कि 10 मिनट में इसकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ, है ना। टाइम बस हमने लिया 10 मिनट में, 12 से 12:10 तक। उसकी हेल्प हमने ली, मतलब उसको समझा हमने शॉप की हेल्प से। शॉप को हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और फिर हमने समझा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ तो है, ठीक है, लेकिन जो रेफरेंस ले रहे हैं हम, जिसको रेफरेंस ले रहे हैं हम, वो स्टेशनरी यानी कि फिक्स्ड, जो मूव ना कर रहा हो वैसा ज़रूरी है।
मान लो ये जो ग्रीन डब्बा है ये बाइक को डिनोट कर रहा है, किसी बाइक को। तो अगर मान लो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि जिस कार को हमने नोटिस करना था ये मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, या कर रही है या नहीं कर रही है। तो फिर फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोशन और रेस्ट हमने समझ लिया। मैं रेफरेंस बार बार बोल रही हूँ, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन कोई भी ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताए कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। चलो मान लो मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया खाना, तो वो खाना आने के लिए ये जो ग्रे कलर का है ये रास्ता है मेरे घर तक का। जिस रेस्टोरेंट से वो खाना आ रहा है उससे मेरे घर तक का ये पाथ है, ये रास्ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो डिलीवरी बॉय है उसको मैंने ये बोल दिया कि जो मेरे घर के पास एक स्कूल है, क्योंकि रेफरेंस हम तो चीज़ें स्टेशनरी होती हैं जो मूव नहीं कर रही होती हैं। जब आप कुरियर आपका आ रहा होता है, या फिर अगर आप कोई खाना ऑर्डर करते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो, या किसी और को आपके घर पे आना होता है, तो आप क्या करते हो, आप एक लैंडमार्क बताते हो उसको। एक लैंडमार्क इसीलिए बताते हैं, लैंडमार्क वो कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जो लोग जानते हैं, जिसके हेल्प से आपके घर पे कोई आ सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, लैंडमार्क से या तो मैं वहाँ से खुद ही पिकअप कर लूँगी, या तो मैं वहाँ से डायरेक्शंस बता दूँगी, क्योंकि कोई लैंडमार्क वही होगा जो मेरे घर के आसपास होगा। तो आई विल बी फेमिलियर विद द लोकेशन ऑफ द लैंडमार्क, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे घर के पास कोई स्कूल है, तो मैं स्कूल के पास जाके या तो वो ऑर्डर पिकअप कर लूँगी, या तो मैं वहाँ से डायरेक्शन बता दूँगी कि हाँ भैया वहाँ से लेफ्ट आओ, वहाँ से राइट आओ, या वहाँ से सीधा आ जाओ फर्स्ट बिल्डिंग, ऐसे करके मैं बता सकती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है एक रेफरेंस पॉइंट का। यहाँ मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया एक स्कूल को, जो मैंने ब्लू पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, और ये वाला है मेरा घर, ठीक है। मेरे घर के पास वो स्कूल है जहाँ से मैं डायरेक्शंस बता सकती हूँ इजीली। तो मैं ये बोल दूँगी कि हाँ ये फलाना है, इसके पास आप आ जाओ, वहाँ से मैं ऑर्डर पिकअप कर लूँगी, या तो मैं वहीं से डायरेक्शन बता दूँगी कि हाँ आगे से लेफ्ट या राइट जो भी है। तो ये फ़ायदा है रेफरेंस पॉइंट का। और क्यों इसका फिक्स होना, कोई फिक्स्ड पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई कार को मैं ले रही हूँ, तो कार तो कभी मान लो कभी जिसकी कार है, जो ओनर है, वो कभी भी कहीं भी ले जा सकता है कार। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे घर के नीचे कार है, वहाँ तक आ जाओ, हो सकता है कि जब वो इंसान आए मेरे घर तक तब तक वो कार ही गायब हो जाए, तो कैसे आएगा मेरे घर पे कोई। तो इसीलिए ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन सेम होता है, ये फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोकेशन बता सके किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट और बॉडी दोनों यूज़ करते हैं ताकि बता दें कि किस चीज़ की बात हो रही है। ओके, हमने क्या क्या समझ लिया अब तक कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। और हमने ये देख लिया कि रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पर है। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो मेजर की जा सकती है। मान लो है ना, मास को आप मेजर कर सकते हो, कोई तो मास को आप मेजर कर सकते हो, या मान लो फोर्स लग रहा है आप न्यूटन में मेजर कर सकते हैं, न्यूटन उसकी यूनिट होती है। या मान लो वेट है, वेट को किलोग्राम ग्राम में आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। पहला तो होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो मुझे बताना है कि मेरे घर से वो स्कूल जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे वो कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस क्या है। मैं मान लो बोल रही हूँ 50 मीटर, है ना। तो 50 मीटर आप मेजर कर पा रहे हो, और 50 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर में है ना 50। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्पीड, कितनी रफ्तार से कोई कार या कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड होगी। उसके लिए बस हमें ये चाहिए कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। बस स्पीड बताने के लिए बस हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, है ना। कोई नंबर होगा 30 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, या किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। मास हो गया, वजन हो गया। देन दूसरा टाइप होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए ही होती है,
साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन विच डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया। तो डिस्टेंस कोई भी ऐसी चीज होती है, मान लो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। मान लो ये है स्कूल और ये है मेरा घर। से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए अलग अलग तरह के डिस्टेंसेस हो सकते हैं। ये इतने सारे पाथ बन सकते हैं। मेरे घर से अगर मुझे कहीं जाना है, स्कूल मैंने लिया है, तो मैं इस तरह से भी गोल गोल घूम के जा सकती हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे 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 करके भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गए डिस्टेंसेस, यानी कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मूव तो करेगा ही ना। अगर कोई जगह कवर करनी है तो मूव तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मान लो मुझे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए जो मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचा सके। मेरे घर से, ठीक है, मुझे स्कूल जाना है और मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस चाहिए क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ही किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये गोल 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 घूम के मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट मूव करती हूँ, ये वैसे बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है बट बस बताने के लिए आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल, यानी कि जो स्टार्टिंग होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और टर्मिनल यानी कि फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से शुरू हो रही है कोई जर्नी, और टर्मिनल होता है जहाँ पे कोई जर्नी एंड हो रही है। तो मेरा इनिशियल पॉइंट है मेरा घर और मेरा टर्मिनल पॉइंट है मेरा स्कूल। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, वैसे कभी भी जीरो कभी भी नहीं होगा डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब डेफिनेशन से समझते हैं। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ मतलब रास्ता, टोटल जो रास्ते की लेंथ है कोई ऑब्जेक्ट जितना कवर कर रहा है वो होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस गोल गोल घूम के भी जा सकते हो आप, और स्ट्रेट भी हो सकते हैं डिस्टेंस। ये एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तो एक और चीज समझते हैं कि क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 30 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ऐसे करके। ओके, डिस्टेंस के यूनिट्स भी आपको पता ही होंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, देन किलोमीटर, है ना, मीटर, ये सब। मीटर होती है एसआई यूनिट वैसे डिस्टेंस की, और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, ये भी ध्यान रखना। एसआई यूनिट होती है मीटर, और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। देन डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने बता ही दिया आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल। इनिशियल होती है स्टार्टिंग, टर्मिनल होती है फाइनल पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ ही होता है, स्ट्रेट लाइन ही होती है हमेशा एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि, और वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर ही होती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ लाइक मूव कर रहा है तो यही इसकी डिस्टेंस भी हुई और डिस्प्लेसमेंट भी हुई, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट if moves in a straight path its distance will be equal to displacement की इक्वल होगी, ठीक है। ये आप अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन होती है और अगर डिस्टेंस भी वही उसी की इक्वल है, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट ही खुद स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ओके, विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कम टॉपिक्स इसलिए कवर किए ताकि आप रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अब तक समझाए हैं इन सबको साथ के साथ नोट करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक समझाई है, नोट नहीं किया है तो दोबारा वीडियो देख लो और समझ के नोट करो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसके बाकी जो टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में भी आया। आप बाकी बुक भी रीड करो साथ साथ। बुक रीड करने से क्या होता है, एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और नोट्स आप पूरे कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसके मेरे नोट्स आप लिख लो, साथ में आप एनसीईआरटी में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो भी साथ में अपने नोट्स में ऐड कर लो। ओके, सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।